हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो विज्ञान की सीरीज है, जनरल साइंस की सीरीज है, उसमें हमने फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री के बैक टू बैक लेक्चर अपलोड किए हैं और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। उसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। और अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अगला चैप्टर, जिसमें हम धातुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल्स क्या होती हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट तत्व हैं वो कौन कौन से धातुएं बनाती हैं और मिश्र धातुएं कैसी होती हैं, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, सीधा पूछ लिया जाता है कि जो कांसा है इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है और जो जर्मन सिल्वर है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। वहां पे ये आपको बिल्कुल दिमाग में रहना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए होता क्या है, हम बात कर रहे हैं मेटल्स या धातु की, धातु या मेटल्स, ठीक है। इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो धातुओं की प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं। तो सबसे जो केमिकली अगर देखा जाए इसका, तो इनमें क्या होता है ना, ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन खोने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता है इनमें होती है, ठीक। और इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज कैसी? जैसे धातुएं होंगी ना तो वो कठोर होंगी, ठीक। आघात वर्धनीय होंगी। आघात वर्धनीय का मतलब अगर आप उसे चोट करो तो उसको फैलाया भी जा सकता है, वर्धित किया जा सकता है। वर्धनीय, आघात वर्धनीय भी होंगी, कठोर होंगी। और उन्हें पटकोगे तो एक आवाज आएगी। जैसे आप सोने को लो और सोने को पीट दो ना, पीट के उनको वृद्धि की जा सकती है। कठोर होता है। और इसमें ये जो प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की इनकी जो प्रवृत्ति होती है, क्षमता कह लीजिए या प्रवृत्ति, नेचर, जो इनका नेचर है ये ऐसा होता है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था तत्व क्या होते। तत्व मैंने यही बताया था ना कि तत्व वे हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया Au अर्थात गोल्ड, ये क्या है? एक तत्व है और ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा तो क्या रहेगा? तत्व। तत्व में दूसरा कोई परमाणु दूसरे प्रकार का नहीं हो सकता, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। अब इन तत्वों से क्या होता है, अब इन्हीं तत्वों में जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होगी वो धातुओं की तरफ चली जाएंगी, और जिनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी वो अधातुओं की तरफ वर्गीकृत हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि धातुएं क्या क्या हो सकती है। जैसे आप धातु के बारे में जानते हैं, आयरन हो गया, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। सिल्वर हो गया, सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं। देखिए ये आयरन है, ये है सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं Ag से सिल्वर। अच्छा, ये जो इनके जो नोटेशन है किससे दर्शाए जाते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। गोल्ड है, Au से गोल्ड, सोना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि ये एग्जाम्पल है धातुओं की, आप नोट कर लीजिए कि धातुएं क्या है। तो तत्व मैंने बताया आपको कि तत्व क्या होता है, जब किसी भी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ होगा वो तत्व कहलाएगा। जैसे लोहा, आयरन है, आयरन तत्व क्या है? वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना है, ठीक। और धातुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। नेचर जो उनका होता है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। आप तभी देखते होंगे आयरन में आप देखते हैं Fe+++, ऐसे Ag+। ये प्लस क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो चुका है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ठीक है। और यहां जो प्रोटॉन की दिखता है वही इसको दिखाती है कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है। और ये इसकी जो नेचर है यही धातु का
परिभाषित करता है कि ये मेटल है। अब इसमें प्रॉपर्टीज होती है कठोरता की, आघातवर्धनीयता की, और उसको पटकोगे तो उसमें आवाज आती है, चित्कार की आवाज आती है। जैसे आप मेटल रहेगा ना तो उसको आप जब पटकोगे उसमें चित्कार की आवाज आएगी। तो ये सब चीजें इसकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये धातु है, तो ये तो हो गई धातुओं के बारे में। धातुओं में भी क्या होता है, मिश्र धातु भी होती है। मिश्र धातु क्या, मिश्र धातु क्या होती है, जब दो या दो से अधिक भिन्न धातुओं को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। मिश्र मतलब क्या, मिक्सचर, और धातु मतलब दो या दो से अधिक धातु को लो आपस में मिला दो। जैसे आपका क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर एक क्या है, जर्मन सिल्वर क्या है, आपका एक मिश्र धातु है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है निकेल, कॉपर एंड जिंक। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, तीन को आपस में मिला दिया, निकेल को, कॉपर को, जिंक को। ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें निकल, कॉपर, जिंक। आप इन तत्वों के, मुझे आपसे उम्मीद है कि इन तत्वों के आप समझ रहे होंगे, Zn से जिंक, Cu से कॉपर, Ni से निकल, ये इनके प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर हो गया। ऐसे ही कई मिश्र धातुएं हैं जिनको आपको नोट डाउन मैं करा दूंगा, जो आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन सीधा वहां से आता है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, धातु में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाली धातु, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली धातु सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, मैक्सिमम, कौन सी पाई जाती है, एल्युमिनियम। याद रखना, एल्युमिनियम जो धातु है वो पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु जो है वो क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, धातु का पाया जाना जो नेचर में है वो दो प्रकार से होता है। जैसे एक होता है मुक्त अवस्था, एक होता है संयुक्त अवस्था। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कुछ धातुएं होती हैं वो मुक्त में, देखिए एक होती है, एक पाई जाएंगी मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था प्रकृति में। धातु पाई कैसे जाती है प्रकृति में, एक तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है और कुछ संयुक्त अवस्था में पाई भी जाती है। संयुक्त अवस्था का मतलब समझ रहे हो, ये किसी और भी तत्व के साथ अपने आप को जोड़ लेती है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जैसे मुक्त अवस्था में मिलता है आपका सोना, सोना, गोल्ड। देखिए प्रकृति में मुक्त अवस्था, नेचर स्टेट, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में मिलता है। मुक्त अवस्था का मतलब तत्व रूप में, जब तत्व रूप में धातु पाई जाए तो वो क्या होगी, मुक्त अवस्था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी ये केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये यौगिक के रूप में मिलता है। किसके रूप में, यौगिक के रूप में। यहाँ क्या करेगा, एक दो तीन तत्व आपस में मिलके बनाएंगे, उसमें मिलेगा। ठीक है, तो मुक्त अवस्था में गोल्ड के रूप में मिलता है और संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में मिलता है। जो देखिए जो क्रियाशील धातुएं होंगी इसमें कौन सी आएंगी, जो क्रियाशील धातुएं, जो ज्यादा एक्टिव है, क्रियाशील धातुएं इसमें पाई जाती है, और इसमें अक्रिय धातुएं, कम क्रियाशील। क्यों, देखिए
अब क्रियाशील अगर होगी, कम क्रियाशील मतलब लेस एक्टिव, लेस एक्टिव, अगर वो क्रियाशील ही होगी तो किसी न किसी से क्रिया करके संयुक्त नहीं हो जाएंगे। इनका मुक्त होने का दिखाता ही है कि ये लेस एक्टिव है और ये मोर एक्टिव है। क्या है? मोर एक्टिव। जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। ठीक, तो यहां आपको ये समझ में आया कि धातुएं कुछ मुक्त में पाई जाती हैं, कुछ संयुक्त में पाई जाती हैं। मुक्त वाली कैसी होती हैं? वो तत्व रूप में होती हैं, कम क्रियाशील। ये यौगिक रूप में होती हैं, ज्यादा क्रियाशील होती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसमें सोना ले सकते हैं, सोना, चांदी भी बोल सकते हैं, चांदी भी कम क्रियाशील है। तो ये हो गया, आप ये नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, प्लेटिनम भी आप बोल सकते हैं, प्लेटिनम भी, इसका गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब बहुत कम क्रियाशील है। प्लेटिनम है तो ये क्या है? अपने तत्व रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये फिर तत्व रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्रियाशीलता का ऑर्डर पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा तत्व है और सबसे कम क्रियाशील कौन सा तत्व है। ठीक है, तो इसको हम यहां डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। एक ऑर्डर आप लोग, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक ऑर्डर आपको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना, एग्जाम में कई बार काम देगा। सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील अर्थात मोर एक्टिव, मोर एक्टिव मेटल, मेटल के लिए मोर क्या मेटल्स, हाँ। उसके बाद इधर आ जाइए, लेस एक्टिव, इसको क्या बोलेंगे? सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील। ये मतलब ये बहुत कम क्रिया करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन क्रियाशील है? सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम। के फॉर पोटेशियम, ये नाम ऐसे ये याद रखना, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर अगला नंबर किसका आता है? फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम बहुत क्रियाशील होता है। फिर आता है सोडियम, Na, सोडियम को Na से दिखाते हैं, ध्यान रखना, सोडियम। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब बहुत सबका लिखना उचित नहीं रहेगा, आप ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है कौन सा? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये नोट करिए। पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अच्छा, सोडियम ऊपर रहेगा, सोडियम का ऊपर रहेगा ऑर्डर। सॉरी, सोडियम इतना एक्टिव होता है, पता है आपको? सोडियम इतना एक्टिव होता है कि ये अगर इसको आप सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, ये इसकी क्या है? अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और सबसे कम में अगर आप आओगे, सबसे कम, तो सबसे कम में आता है, एक तो रहेगा चांदी, और फिर इससे भी कम रहेगा कौन? Au, गोल्ड, सोना। ये सबसे कम आता है, सबसे कम में है, सबसे कम वाले ये हैं। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन से हैं? मेटल्स की जो अभिक्रियाशीलता है सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम, फिर
सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और सबसे कम में कौन है? सबसे कम में नीचे से सबसे कम है सोना, फिर उससे थोड़ा सा है चांदी। अच्छा ये बता दो, इनकी अभिक्रियाशीलता चूंकि नहीं है, इसलिए ये चूंकि किसी से अभिक्रिया करते नहीं है, रिएक्शन करते नहीं है, तो फिर ये इनके ऊपर किसी चीज का कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है, ये दाग धब्बे इन पे लगते नहीं है इसी कारण से। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो जो आभूषणों में पहनने का रीजन भी एक यही है इनका, इसीलिए इनकी इतनी कीमत है, चमकते रहते हैं हमेशा। और आप कुछ पहन लीजिए, अगर कोई धातु पहनेंगे तो वो फट से उस पे चीजें कहीं ना कहीं वो रिएक्शन करके अपने को स्पॉट उस पे पड़ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील होती है चांदी, और उसके सबसे ज्यादा होता है सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगा? सोना। उससे थोड़ी सी अभिक्रियाशील होगी ज्यादा चांदी। इनसे ज्यादा, अच्छा इनके ऑर्डर में अगर देखोगे तो आयरन इनसे कम अभिक्रियाशील होगा, इनसे पोटेशियम से, लेकिन सोना से ज्यादा। फिर आएगा कॉपर, ऐसे ही ऑर्डर आता है, ठीक है। सबसे कम सोना, सबसे ज्यादा पोटेशियम, याद रखना। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोना। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये हो गया। अच्छा आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हम कई बार बोलते रहते हैं कि खनिज है, अयस्क है, हाँ मिनरल है और है, बोलते नहीं है हम, कई बार बोलते हैं। तो अयस्क और खनिज में क्या अंतर होता है? देखो धातुएं, दोनों प्रोडक्ट क्या होते हैं? धातु की तो होते हैं, धातु से रिलेटेड है। एक होता है खनिज, एक होता है अयस्क। पता है, खनिज को बोलते हैं मिनरल्स, इसको बोलते हैं ओर्स। नोट करिए, धातु में क्या? मेटल्स में ओर, अयस्क, मेटल्स। अब देखिए इसमें क्या है, खनिज क्या होते हैं? प्रकृति में, नेचर में धातु के यौगिकों के रूप में जो मिलते हैं, धातु था उसके यौगिक, धातु व उसके यौगिक के रूप में, यौगिक अर्थात कंपाउंड के रूप में प्रकृति में धातु व उसके यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास सोना मिल रहा है, तो सोना जरूरी नहीं कि हमेशा शुद्ध रूप में मिले, वो किसी अशुद्धि या किसी और तत्वों के साथ मिला जुला होके मिल सकता है, तो जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? खनिज। अच्छा अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनसे तत्वों की प्राप्ति करना, नोट करिए इसको। खनिज क्या है? प्रकृति में धातु व उसके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं, ऐसे। और अयस्क क्या है? ऐसे खनिज जिनसे तत्वों की प्राप्ति या धातुओं की प्राप्ति करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो। अर्थात आपको मैं अभी समझा रहा हूं क्या उसका मतलब है। देखिए मान लो मेरे पास X धातु है, ठीक है, X धातु है। अब ये कुछ और धातुओं के साथ, मान लीजिए इसमें एल्युमिनियम हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, इन सब के साथ यहां पे ये पड़ा है X प्लस ABCD,
पढ़ा है, अन्य धातुओं के साथ यौगिक के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा? खनिज। ठीक है, अब मुझे पता है कि X धातु का दाम बहुत बढ़िया है, अब मुझे X निकालना है। अगर इस खनिज से X का निकालना, अलग करना फायदे का सौदा हो, मतलब आर्थिक रूप से फायदा दे, आर्थिक रूप से लाभकारी हो, तो क्या कहलाएगा? ये ऐसा खनिज फिर कहलाएगा अयस्क। और अगर इससे निकालना, धातु को निकालना लाभकारी ना हो आर्थिक दृष्टि से, तो ये क्या कहलाएगा? तब ये खनिज ही कहलाएगा केवल, ये अयस्क नहीं कहलाएगा। नोट कर लीजिए इसको। जब प्रकृति में खनिज क्या है? प्रकृति में धातु व उसके यौगिक के रूप में, प्रकृति में धातु व उसके यौगिक खनिज के रूप में पाए जाते हैं, मिनरल्स इंग्लिश में बोलते हैं। अगर मिनरल्स में से ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो, तो क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। और अगर नहीं है तो वो खनिज होगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? एक स्टेटमेंट बनाएं, सारे अयस्क खनिज हैं। मैं कहूं सारे अयस्क खनिज होते हैं। एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अब यहां पे आपका लॉजिक देखते हैं। सारे अयस्क खनिज होते हैं, सारे खनिज अयस्क होते हैं। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? बताओ। पहला है सारे अयस्क खनिज होते हैं। हाँ भाई, अयस्क तो उसी में, खनिज में तो आएगा। अगर इकोनॉमिक दृष्टि से लाभकारी हो गया तो अयस्क कहलाएगा, तो ये सही है। सारे खनिज अयस्क होते हैं। जितने मिनरल्स हैं, क्या सब अयस्क है? नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे जिनमें से धातु को प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होगा, तो वो अयस्क नहीं कहलाएंगे। तो ये गलत है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे विभिन्न धातुओं और उनके अयस्कों के बारे में। ठीक है ना, उनके अयस्कों के बारे में। अयस्क क्या है? ऐसे धातुओं के यौगिक, ऐसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति करना आसान हो तथा आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो। ठीक है, इकोनॉमिकल बेनिफिशियल हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम मिटा दें इसको। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे धातुओं के अयस्कों के बारे में, क्योंकि एग्जाम से देखिए बहुत आता है इसमें। कई बार पूछता है कि ये किसके अयस्क हैं, इसका अयस्क क्या है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे धातु व उनके अयस्क। उनके अयस्क, इसका हेडिंग आप डाल दीजिए, मेटल्स एंड इट्स ओर। ठीक है, धातु व उनके अयस्क। ठीक, धातु व उनके अयस्क मतलब ऐसे जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हो और उनके कहां से वो प्राप्त किए जाते हैं, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि इसका अयस्क क्या है, तो ऐसे हमें वो पूरा लिस्ट में याद रहना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे मैंने बना लिया सोडियम का, सोडियम को दिखाते हैं Na से, याद रखना आप लोग। अच्छा, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? मैंने अभी बताया था आपको, पोटेशियम। दूसरी नंबर की है सोडियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? गोल्ड। गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है। सोचिए, क्रिया नहीं करती इसलिए इसका दाम इतना ज्यादा है।
अगर गोल्ड क्रिया करती रहती तो आज गोल्ड का दाम इतना नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर भी दाग धब्बे होते। अब सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम के अयस्क की हम बात करेंगे यहाँ पे, अयस्क। और क्या क्या है, देखो सोडियम का Na2B4, देखो ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Na2B4O7, इसे बोलते हैं बोरेक्स। ये क्या है, ये सोडियम का अयस्क है, बोरेक्स। Na2B4O7.10H2, यहाँ पे इसके साथ जल भी संयुक्त होता है। एक मिनट रुको, Na2B4O7.10H2O, 10 पानी की अणु, ये H2O क्या है, पानी का अणु है, तो ये क्या हो गया, बोरेक्स। अगर एग्जाम में आए कि निम्न में से कौन सा सोडियम का अयस्क है और वहां पे लिख दे नीचे बोरेक्स, सीधा टिक कर देना। क्यों, देखिए बोरेक्स के फार्मूला में यहां पे है सोडियम, यहां पे। ये सारी चीजें हैं, इनसे आपसे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि हमारा जो तत्व है, जो सोडियम है, क्या इसमें पाया जा रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो लिखिए बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। आप हमेशा जो नमक खाते रहते हैं उसका फार्मूला है नमक का NaCl, जो आप घर में डेली खाते हैं ना, यही है इसका फार्मूला, NaCl। सोडियम क्लोराइड, एक परमाणु सोडियम का होता है, एक परमाणु क्लोरीन का होता है, इसी से बनता है नमक। और ये क्या है, ये सोडियम का अयस्क है। तो Na2B4O7, NaCl, उसके बाद NaNO3, सोडियम, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट या चिली सोरा भी बोलते हैं इसको, चिली सोरा। इसको नोट करते जाइए, Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स, NaCl नमक, NaNO3 चिली सोरा। ठीक है, ये तीनों आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा देखिए ये फार्मूला अगर दे देगा ना, तब तो आप देख के मार ही दोगे कि हाँ, या सोडियम इसमें है तो ये होगा। वो फार्मूला नहीं देगा, वो उसका नाम देगा। तो आपको पता होना चाहिए NaNO3 किसको बोलते हैं, चिली सोरा को। नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl। सुहागा, अच्छा बोरेक्स को सुहागा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में अगर सुहागा भी लिख दे तो आप वहां कंफ्यूज मत होइएगा, और बोरेक्स लिखा है तो भी वहां सोडियम का वो है। ठीक, इसको आप नोट करें। ये इंपॉर्टेंट यही है। एक और है इसका क्रायोलाइट। देखिए ऐसे दुनिया में तो बहुत सारे इसके अयस्क होंगे, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंट है उतना ही याद करते जाएंगे, क्योंकि इसके ऐसे तो सैकड़ों में निकल सकते हैं, आप रिसर्च करने जाओ। लेकिन इसके जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, नमक, चिली सोरा, बोरेक्स, क्रायोलाइट, ये सब किसके हैं, सोडियम के। और क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6, शायद क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6, हाँ Na3AlF6। फार्मूला पूछेगा नहीं, बट ये आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि इसमें देखिए सोडियम है, आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर में ना नाम ही पूछता है, क्रायोलाइट, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ध्यान रखना। पता लगा आप फार्मूला याद करके बैठे हैं, वहां एग्जामिनर घुमा दिया आपको, नमक बोले या सोडियम क्लोराइड बोले तो आप समझ जाना कि ये NaCl की बात हो रही है। चिली सोरा बोले या सोडियम नाइट्रेट बोले, ठीक है, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल एग्जामिनर करेगा, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। बोरेक्स बोलेगा या सुहागा बोलेगा, तो ये आप सोडियम के जो इंपॉर्टेंट अयस्क थे हमने वो डिस्कस कर लिए, इसको आप नोट करिए। फिर हम चलते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम में ज्यादा है नहीं, इसको आप नोट कर ले या स्नैप ले ले, उसके बाद हम फिर आगे बढ़े।
पोटेशियम का देखिए ज्यादा नहीं है, पोटेशियम का अयस्क इंपॉर्टेंट एक ही है, KCl। जैसे NaCl बनाता है ना, ऐसे KCl भी एक होता है, ठीक है, KCl होता है धातु। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है, आपको पता है, ये बनाता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, या इसको सिल्वाइन बोलते हैं। अगर सिल्वाइन शब्द आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये पोटेशियम का क्या है, अयस्क है। इसको नोट कर लीजिए, पोटेशियम का एक ही है। पोटेशियम का एक ही है, और भी है बट इंपॉर्टेंट एक है, सिल्वाइन। अब हम बात करते हैं सिर्फ पानी। अब हम बात करेंगे, पोटेशियम हो गया। कैल्शियम के देखिए कौन कौन से अयस्क होते हैं, ठीक है, लिखते जाइएगा। कैल्शियम के अयस्क कई बार क्वेश्चन आता है सब। कैल्शियम के अयस्क, हेडिंग डालिए और शुरू करिए इसको लिखना। कैल्शियम का होता है, देखिए, एक होता है जिप्सम। क्या? जिप्सम, CaSO4 डॉट डॉट 5H2 होता है, इसमें पानी के अणु भी होते हैं, तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 5H2। ठीक है, जिप्सम होता है। जिप्सम किसका है? कैल्शियम का अयस्क है। और ये ध्यान रखना, जिप्सम को अगर गर्म कर दिया जाए, अगर इसी को गर्म कर दिया जाए तो ये बना लेता है, क्या पता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बना लेता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। याद रखना इसको कि जिप्सम को जब गर्म कर दिया जाता है तो ये बना लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट 5H2 डॉट हाफ H2। इसका फार्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2। याद रखना इसको CaSO4 डॉट हाफ H2। प्लास्टर ऑफ, देखिए जिप्सम है, जिप्सम किसका है? अयस्क कैल्शियम का, CaSO4 डॉट हाफ H2। और जैसे ही आप इसको गर्म करते हो, गर्म करने पे क्या बन जाता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आप मकानों में यूज होता है POP, वो इसी से बनता है, जिप्सम से। जैसे आप 100 डिग्री करीब करीब 120 या 100 डिग्री गर्म करोगे, गर्म करने पे क्या होता है? ये जो पानी का अणु है ना, यहाँ से शिफ्ट होता है, यहाँ बचता है हाफ H2, और CaSO4 वैसा का वैसा रहता है, ये बन जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखना ये। तो ये दोनों इसके अयस्क हैं, जिप्सम और POP। ठीक, इसका एक और होता है अयस्क, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता ही है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर, ये यही है कैल्शियम कार्बोनेट। ये नोट कर लीजिए, CaCO3। एक हो गया हमारा जिप्सम, CaSO4 डॉट हाफ H2O। गर्म करेंगे तो क्या बना चलेगा? POP बन जाएगा। POP क्या है? फार्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। फिर क्या हुआ? लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं हम, CaCO3। और एक होता है कैल्साइट, CaCO2। एक और भी इसके अयस्क हैं, CaCO2। इसका नाम है कैल्साइट, कैल्साइट।
साइट, याद रखिएगा। CaCO2 कैल्साइट आ जाए या कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसका नाम लाइमस्टोन भी है। अगर वो बोल दे कि लाइमस्टोन किसका अयस्क है तो याद रखना कैल्शियम का, ठीक है। ये हो गया। एक होता है इसका फेमस है फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार, ये होता है CaF6, नोट कर लीजिए इसको, Ca फ्लूओरस्पार, ठीक है, फ्लूओस्पार CaF2, इसका फार्मूला होता है। अगर सीधा पूछ ले फ्लूरोस्पार किसका अयस्क है तो वो है कैल्शियम का, याद रखना फ्लूरोस्पार, फ्लूओरस्पार, याद रखना। ये नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्लूओरस्पार, जो फ्लूओरस्पार होगा वो क्या होगा, फ्लूओरस्पार क्या होगा, कैल्शियम का अयस्क है, ठीक है, कैल्शियम का अयस्क है। तो कैल्शियम में क्या कौन कौन से अयस्क हो गए, जिप्सम, पीओपी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट और फ्लूओरस्पार CaF2। तो ये पांचों कैल्शियम के अयस्क हैं, प्रमुख अयस्क हैं, तो आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है फार्मूला या कुछ भी, ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अयस्क के बारे में, आपने नोट कर लिया था। और एल्युमिनियम का एक बहुत फेमस अयस्क है बॉक्साइट, कई बार पूछा गया है वो। एल्युमिनियम के अयस्क तो क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, Al2O3 डॉट, इसमें 2H2O, इसे पानी के अणु जुड़े रहते हैं बॉक्साइट में, Al2O3 डॉट 2H2O। और एक होता है क्रायोलाइट, एक होता है डायोस्पोर। ये तीनों नाम वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है बॉक्साइट, बट आप क्रायोलाइट का भी और डायोस्पोर का भी नाम याद रखिएगा। ये एल्युमिनियम के अयस्क है, ये आप नोट कर लीजिए। बॉक्साइट, क्रायोलाइट एंड डायोस्पोर, ये 3-4 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, क्योंकि देखो नाम से पता नहीं चलता है, जब फार्मूला देखोगे तब समझ में आएगा कहाँ एल्युमिनियम इसमें है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, क्रायोलाइट, बॉक्साइट एंड डायोस्पोर, ये तीनों में से कुछ भी एक पूछा जा सकता है कि कौन सा अयस्क है। आता एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि कई धातुएं हैं और विभिन्न धातुओं के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 अयस्क हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भूपर्पटी पे अर्थात पृथ्वी की सतह पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी थी, एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है धातु, एल्युमिनियम। अच्छा, ब्रह्मांड में अभी जब हम अधातुओं की बात करेंगे तो वहां बताएंगे आपको कि ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो हाइड्रोजन है, पूरे ब्रह्मांड में। और हाइड्रोजन गैस के ऊपर भी काम चल ही रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले धातु के ओर, जिसके अयस्कों के बारे में बात करेंगे। आयरन का अयस्क बड़ी इंपॉर्टेंट है। आयरन को दिखाते हैं Fe से। आयरन, हेडिंग डालिए आयरन के अयस्क, आयरन या लोहे के
अयस्क। लिखिए इसको, इसमें आता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। देखियो क्रायोलाइट से इसको कंफ्यूज मत होइए, क्रायोलाइट अलग चीज है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है, आयरन का है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। अब देखिए इसमें आयरन शब्द ही है तो आप पकड़ लेंगे, आयरन पायराइट, ठीक, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, लाइमोनाइट, ये सब इसके अयस्क है, याद रखना इसको। लाइमोनाइट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये तीन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट, ये तीनों याद रखना आप। आयरन के अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और लाइमोनाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और भी है सीडेराइट, बट भी पूछा नहीं गया है, बट अब याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दिमाग में रहे तो सही है। बट इंपॉर्टेंट ये तीन है, ये ऊपर वाले, ये सीधा यहाँ से पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, आयरन पायराइट किसका अयस्क है, ठीक। तो ये पांचों के नाम आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। और आयरन पायराइट देखिए ये ना, ये इंपॉर्टेंट है कहाँ के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, क्योंकि ये भारत का 94% आयरन पायराइट जो होता है वो बिहार में पाया जाता है, बिहार में। और ये पाया जाता है कहाँ, ये पाया जाता है रोहतास, कहाँ, रोहतास के, जो रोहतास है वो कैमूर का जिला है, वो करीब करीब, जैसे आप बिहार का ज्योग्राफी, आप जब मैं आपको बिहार का बताऊंगा तो ये कैमूर और रोहतास है, तो यहां ये मिलता है 94% पूरे भारत का, कैमूर और रोहतास, तो रोहतास में मिलता है, ठीक है, रोहतास में मिलता है आयरन पायराइट, ठीक। ये हो गया। अब चलते हैं हम आगे, कुछ ऐसे फेमस अयस्क हैं जिनका कई बार क्वेश्चन, जिनसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे एक होता है टिन का अयस्क, SnO2, SN से टीन होता है, टिन का अयस्क है, इसको बोलते हैं कैसिटेराइट। तो याद रखना क्या, कैसिटेराइट, ये याद रखना नाम आप। कैसिटेराइट किसका है, टिन का अयस्क है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और मरकरी का अयस्क, मरकरी, मरकरी का क्या होता है, Hg का अयस्क है, होता है क्या, सिनेबार, क्या होता है अयस्क, क्या होता है सिनबार, HgS इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखना, HgS सिनबार, नोट कर लीजिए। टिन का क्या होता है कैसिटेराइट, मरकरी का होता है सिनबार HgS। अच्छा, और एल्युमिनियम का एक होता है जो हम कहते हैं ना माणिक्य और नीलम, माणिक्य और नीलम के बारे में सुना है कि हाँ मणि और नीलम, तो जो माणिक्य वो नीलम होता है, ये किसके वो हैं, कंपाउंड हैं, ये एल्युमिनियम के हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड।
माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप यही होता है। ठीक है, माणिक्य और नीलम क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और मोती जो होता है, मोती क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये सब क्या है? केमिकल फॉर्मूला। सॉरी, तबीयत सही नहीं है हमारी, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस होगा आप लोगों को। ठीक है, और पीओपी का मैंने बताया था। पीओपी क्या था? प्लास्टर ऑफ सॉरी क्या बताया था मैंने? अरे बाप रे, CaSO4.H2। नोट करते जाइए आप। जिंक का भी है। कैलामिन। ठीक है, कैलामिन और जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, एक और है। ये सब क्या है? इसके अयस्क है। जिंक ब्लेंड। ठीक, तबीयत थोड़ी खराब हो गई मेरी, फीवर था, हमने दवा ले ली, उसके चक्कर में कफ की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीजें आप याद रखना। ZnCO3 कैलामिन, ZnS जिंक ब्लेंड है। ये जिंक के, मरकरी का अयस्क क्या है? सिनबार। माणिक्य और नीलम का क्या होता है? रासायनिक सूत्र कह लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4.H2। टिन का अयस्क क्या होता है? कैसिटेराइट। मोती को रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि धातु उनके क्या क्या अयस्क हो सकते हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखिए अब इससे क्वेश्चन जो पूछा गया है बीपीएससी वगैरह में, आपको वो जानना जरूरी है। अब देखिए आया है क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें सीधा मेटल से क्या पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो सवाल आया है, जो प्रश्न आया है, वो हम देख रहे हैं कि
क्वेश्चन इसमें है देखिए ये है 267 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है एल्युमिनियम का सबसे 67 बीपीएससी। देखिए केवल पढ़ के आगे बढ़ने में कोई मतलब है नहीं जब तक आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व न कर लें। तो 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन क्या हुआ है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का अयस्क है। अब इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है बॉक्साइट, कैलामाइन, गैलेना, कैल्साइट। तो आपको पता है कि जो कैलामाइन है, कैलामाइन मैंने किसका बताया था अभी? कैलामाइन किसका है? जिंक का। और ऑप्शन में कौन सा है? गैलेना। गैलेना में किसका है? गैलेना, गैलेना है लेड का। बचा क्या? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। तो यही इसका आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, सीधा आपको अगर याद है तो आप सीधा उसको देख के आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है 65th बीपीएससी का। हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ना परिवर्तन के बारे में। 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। क्या है? पूछा है, इसमें पूछा गया है रसायन विज्ञान के अनुसार कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन कौन सा? फिजिकल चेंज है। पहला दे रहा है लोहे में जंग लगना। अच्छा बताइए लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? नहीं। क्यों? क्योंकि जंग से लोहा बन सकता है? नहीं, तो ये नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन हमने क्या बताया था? भौतिक परिवर्तन का तात्पर्य यह है जिससे कोई नया पदार्थ न बने, केवल अवस्था में परिवर्तन हो। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना क्या है? लकड़ी का जलना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि लकड़ी जलने के बाद राख हो जाएगी, राख से लकड़ी नहीं मिलेगी। ठीक। दूध से दही, दूध से दही बन गई, दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया? ये केमिकल है कि फिजिकल? केमिकल है। पूछ रहा है फिजिकल। पानी का उबलना, हाँ पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 65th बीपीएससी में। पानी का उबलना, तो पानी अगर उबल के गया, भाप बन गया, और भाप को आपने ठंडा कर दिया, फिर ये पानी बन गया, तो क्या हो गया? ये हो गया फिजिकल चेंज। ठीक। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन देखा। और भी क्वेश्चन जो भी मेटल से रिलेटेड है, धातुओं से। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एक बीपीएससी का है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी 59। पूछा है पहला ऑप्शन दे रखा है सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। देखिए सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या लगता है? जैसे मैंने आपको नोट कराया था कि हाँ आप ये चीज याद रखिए, तो याद रखना पड़ेगा कि सबसे क्रियाशील कौन सी है। इसमें जो मैंने सीरीज बनाई थी उसमें क्या दिखा था? सबसे ऊपर था पोटेशियम, फिर था सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन, फिर कॉपर, देन लास्ट में सबसे कौन सा था? सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्ड। तो अब बताइए इसमें कौन सा होगा? पोटेशियम।
याद रहने पे देखिए यही होता है, चीजें आपको कुछ चीजें देखो ना, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। हाँ, सबसे क्रियाशील कौन है, ये। अब ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आया और आपने यहाँ टिक किया, नंबर आपके पूरे। ठीक, तो देख पा रहे हैं आप धातुओं से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसी प्रकार क्रियाशीलता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे धातुओं से रिलेटेड और उनके अयस्कों से। ये बॉक्साइट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे क्रियाशील, अच्छा बताओ, सबसे क्रियाशील आ गया है ये। अब ये आ सकता है कि सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, सबसे कम क्रियाशील ये आ सकता है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, ये पूछा जा सकता है आपके बीपीएससी में। पेपर तो ऐसे ही बनना चाहिए। तो अगर मैं दे दूं ऑप्शन आयरन, सोडियम, सिल्वर एंड गोल्ड, तो आप बताइए सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होगी। सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड होगी। ठीक है, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनका ऑर्डर बताइए। जैसे दे दे कि क्रियाशीलता के सही ऑर्डर को चुने, सही ऑर्डर को चुने। दे दिया पहला ऑप्शन के अर्थात पोटेशियम, फिर दे दिया Ca, फिर दे दिया Na, फिर दे दिया Mg, फिर दूसरे में दे दिया Ca, Mg, Na, पोटेशियम, तीसरे में दे दिया K, Mg, Ca, Na और चौथे में दे दिया K, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी देखिए क्या बने हैं, आसान, लेकिन अगर इसको वो एक डिग्री ऊपर ले जाए क्वेश्चन को, तो इस लेवल पे ले जाया जा सकता है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। इस स्थिति में अगर आपको याद रहेगा हमारा जो सीरीज मैंने बनाई थी, के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ऑर्डर आपको याद रहेगा तो आप देखिए पोटेशियम, फिर सोडियम, अब यहाँ आ गया कैल्शियम, गलत, मैग्नीशियम आ गया गलत, सोडियम आना चाहिए, एक में ही है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, आंसर 4। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्रियाशीलता के बेस पे। चूंकि एक बार आ चुका है तो अब ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों को तैयार रखिए कि कैसे ऑर्डर में आपको करना है। ऑर्डर भी याद रहना चाहिए और ये तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्रियाशीलता वाला आप क्वेश्चन बिल्कुल, ये देखिए अभी ये सिंपल पूछा था, लेकिन अगर अपने वो लेवल को बढ़ाएगा तो यहां तक जा सकता है वो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने देखा धातु के बारे में कि धातु क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, फिर विभिन्न जो धातु हैं उनमें अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होता है, फिर खनिज, फिर अयस्कों में कितनी धातुएं हैं, उनके प्रमुख अयस्क क्या हैं, हमने उनको नोट डाउन किया, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और बीपीएससी में जो अभी तक क्वेश्चन है हमने सब डिस्कस कर लिया लगभग अभी तक इतने क्वेश्चन आए धातुओं से और उनके अयस्कों से। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको देखा, अब हम अगली क्लास में हम मिश्र धातुओं की बात करेंगे। और मिश्र धातुओं का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2-3 धातु और भी चीजें मिलके मिश्र धातुएं बनाती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो हम उस पर पूरा फोकस होकर पढ़ेंगे, जिससे कि वहां से हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। और वहां से क्वेश्चन अब रिपीट ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादातर वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं मिश्र धातुओं से, तो हमें उस अगले लेक्चर में बहुत ध्यान से देखना है। तो इस प्रकार जो हमारा गोल है आपके स्कोर को बढ़ाने का, हम उसी चीज में लगे हुए हैं। और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरी मेहनत करिए, डेडिकेशन बिल्कुल रखिए एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है। जो लेक्चर में कराया जा रहा है आप उसको पढ़िए, उसको तैयार करिए, उसको याद करिए।
ठीक, बिल्कुल वो सारी चीजें। और कहीं कोई आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, आपके पास हमारा प्लेटफॉर्म है, आप उसके थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं और उसका हम समाधान देंगे। हमारी जो क्लास एमएट एकेडमी को हमारा जो मंच है, जो हमारा चैनल है, वो आपके लिए लाया गया है, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको मैक्सिमम ग्रोथ कराई जा सके, जिससे आप अपने करियर को, जो करियर के जो गोल है उसमें आप सफल हो सके। तो इस प्रकार आज हम अपने धातु जो मेटल वाला चैप्टर था उसको हम यही विराम करते हैं। लगभग हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं, और आप लोग पूरी मेहनत से लगे रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।